आप सभी लोगों को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो ये कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं, घटना चक्र 2025 का लेटेस्ट वर्जन है, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो शिक्षा का विकास। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बिना देर के चलिए हम लोग फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो ये किया था कलकत्ता में। ठीक है, तो भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था 1780 ईस्वी में। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। वहीं अगर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात किया जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो ये थे सर विलियम जोन्स 1784 में। ठीक है, मदरसा 1780 में वारेन हेस्टिंग्स। कहीं कहीं ना देखिए ये 1781 भी देता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। ठीक है, तो जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुला है 1791 में। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाएंगे जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन ने किया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था के अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो बिल्कुल ये कथन सही है कि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1784 में यही थे और विलियम जोन्स के पक्ष में ये जो विद्वत संस्था थी वो हुई थी इनकी अध्यक्षता में, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में ये संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव जो था ना वारेन हेस्टिंग्स ये अस्वीकार कर दिया था। तो वारेन हेस्टिंग्स नहीं चाहता था। ठीक है, फिर ये चीज़ें सही हैं। कारण कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था। ठीक है, तो और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। डिटेल हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए लिखा है कि वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी तक वो रहा था। आया था 1772 में, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है 1774 में। इस दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था वह स्वयं एक विद्वान था और प्राच्य विद्या का समर्थक था। संस्कृत, फारसी और अरबी को भी वो जानता था और उसको प्रोत्साहित करता था। संस्कृत, फारसी और अरबी उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि विलियम जोन्स इसके अध्यक्ष बने। चार्ल्स विल्किंस, नाथानियल हाल्डेन, जोनाथन डंकन, इन सभी लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स के प्रेशर और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। तो जितने लोग यहाँ पे जोनाथन डंकन बनारस में बनाए ना संस्कृत विश्वविद्यालय, नाथियन हाल्डेन, चार्ल्स विल्किंस, ये सभी लोग को कहीं न कहीं वारेन हेस्टिंग्स का प्रेशर या फिर समर्थन था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद की प्रस्तावना भी वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। ठीक है, तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, उसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। पहला है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और ये दोनों का दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो वहीं बंगाल की अगर बात किया जाए तो ये थे आपको कौन थे, विलियम जोन्स थे। और फिर वहीं अगर पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात की जाए तो ये हो जाएंगे माइकल मधुसूदन दत्त। तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी।
ला सोसाइटी एशियाटिक द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। 1829 ईस्वी शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी जाती है। तो पेरिस में जो रॉयल सोसाइटी एशियाटिक की सदस्यता और माइकल मधुसूदन को मिला, और फिर ला सोसाइटी एशियाटिक द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 में ही होती है। वहीं 1829 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी जाती है। 1829 में शाही फरमान द्वारा इसकी पुष्टि होती है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स विल्किंस, और इसका जो प्रस्तावना था वारेन हेस्टिंग्स ने उसने खुद ही लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो कालिदास ने शकुंतला लिखा। इसका अनुवाद सर विलियम जोन्स ने ही किया था। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पे ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और वे स्वयं इसके सभापति भी बने। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किए और इसके 5 संस्करण को प्रकाशित किए। ठीक है, 5 संस्करण। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो ये फर्स्ट वाला सही है, दूसरा सही नहीं लग रहा। देखिए क्या आंसर क्या बनाता है, तो वहीं ए ही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था कि प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता थी। इसके लिए शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा वेतन डिमांड करते थे, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था भी किया गया। ओड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू किया गया। तो बिल्कुल सही है, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू किया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी का सिफारिश सभी जगह नहीं था। ओड डिस्पैच या ओड का घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड, 2 गो था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पर विचार किया गया। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षा संस्थान में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें किया गया। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो पहला कहता है कि इसने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी, ठीक है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया, बिल्कुल ये भी कथन सत्य हो जाएगा। तो दोनों कथन ये सत्य हो जाएगा। शिक्षा के विकास का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू होता है। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा की एक बृहद योजना तैयार की, जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। इसमें उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास पर भी जोर दिया गया। इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो ये हो जाएगा शिक्षा। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। इनके द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पे विचार किया गया, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है कि 100 अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद, 100 अनुच्छेद था इसमें वुड डिस्पैच में। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पे बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, और ये था प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। क्योंकि जब तक प्राथमिक शिक्षा ही नहीं रहेगी तो आगे की शिक्षा क्या ही करेंगे यहाँ की जनता। 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई, और इसकी समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने W. हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो 1882 में बनता है W. हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1906 को, ठीक है, 15 अगस्त 1906 को। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर, ठीक है, 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना होती है। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 16 नवंबर को कलकत्ता 1905 में। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला लिया गया। 15 अगस्त 1906 को जाकर के करजन के समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है।
सैडलर आयोग संबंधी था, तो ये भी शिक्षा से संबंधित था। तो 1906 में जाके प्रथम शिक्षा परिषद बनती है। उसके बाद सैडलर आयोग आता है 1917 में, ठीक है। शिक्षा परिषद 1906 में बनने के बाद सैडलर आयोग आता है 1917 में। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के आधार तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.A. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो जो सैडलर थे ना, वो एक लीड्स विश्वविद्यालय था, उसके कुलपति थे। इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना चाहता है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, क्योंकि माध्यमिक और प्राथमिक से होते हुए ही विश्वविद्यालय स्तर तक स्टूडेंट जाते हैं और उसमें सुधार होगा तभी जो विश्वविद्यालय स्तर पर सुधार आएंगे। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त किया 1917 में। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था 1902 में। ये कौन थे 2 भारतीय? तो ये थे आपको सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो बिलग्रामी और बनर्जी, ठीक है, बिलग्रामी बनर्जी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन करते हैं। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया जाता है। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी पारित होता है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं किससे? तो अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी इस विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त करते हैं। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था, ठीक है। भारत में शिक्षा हेतु मैकाले ने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। भारत के औपनिवेशिक काम में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके समय पड़ी थी? तो यह मैकाले के स्मरण पत्र 1835 में, ठीक है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र में पड़ता है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र मिनट से मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया जाता है, ठीक है। 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी किससे? तो ये हो जाएगा आपको 1813 का चार्टर एक्ट में, क्योंकि इस समय भी शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने की प्रावधान किया गया। इसके अलावा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद, ठीक है। तो प्राच्यविद आंग्लविद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और 1813 का चार्टर सभी के सभी कथन सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। वहीं 1823 के जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में गठन किया गया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, जिसकी जिम्मेवारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग भी 1828 से लेकर 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया।
भारत में एंग्लिस्ट शिक्षा के जो समर्थक थे उनका नेतृत्व मुनरो एवं एलिफिंस्टन, ठीक है, तो मुनरो और एलिफिंस्टन ने किया, जबकि एसटी प्रिंसेप जो थे वो प्राच्य ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक थे। तो एसटी प्रिंसेप ओरिएंटलिस्ट के थे और मुनरो और एलिफिंस्टन जो थे वो मैकाले आंग्ल के थे, ठीक है, आंग्ल शिक्षा। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया? तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक 1828 से 35 तक रहे। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एलिफिंस्टन ने किया, वहीं प्राच्य शिक्षा का एसटी प्रिंसेप ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1857 में। अंग्रेजी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार मानकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की जाती है। तो 1857 का जिस साल क्रांति हो रहा था उसी साल ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और यहाँ पे 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार मान गया। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे कौन? डी.के. कर्वे। तो डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह भी किया था। वर्ष 1958 में उन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया। 1958 में उन्हें डी.के. कर्वे को भारत रत्न मिला और इन्होंने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में करवाते हैं, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह के भी ये संबंधित है, ठीक है। और 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की भी स्थापना की थी। तो डी.के. कर्वे से 3-4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 1916 में महाराष्ट्र में 1916 में इन्होंने महिला विश्वविद्यालय बनवाया। 1896 में विधवा गृह बनवाते हैं 1896 में और 1958 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये हो जाएगा बी.जी. तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित किया जाता है। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है वो औपचारिक रूप से गठित किया जाता है। इस संस्था के संस्थापकों में बी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक, एम.बी. नाम जोशी और गोपाल गणेश अगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रनाडे भी इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में जस्टिस रनाडे भी एक थे, ठीक है। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में होती है। निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो यह जगह हिंदू कॉलेज कलकत्ता। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिल करके कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर, ठीक है, डफ और डेविड हेयर के साथ। मेयो कॉलेज की स्थापना वहीं 1875 ईस्वी में होती है, जबकि प्रथम हिंदू कॉलेज 1817 में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हो जाती है अलीगढ़ में। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना जो है वो 1824 ईस्वी में होती है। दिल्ली कॉलेज 1824 में। अजमेर में होती है जो कॉलेज 1875 में और उसी समय मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल भी होती है। दिल्ली कॉलेज 1824। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष होती है? 1875। डेविड हेयर और
अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो पूछेंगे राजा राम मोहन राय डफ और डेविड हेयर के साथ मिलकर। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया गया। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में उनका मिलान करना है सही से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बनारस का संस्कृत कॉलेज की अगर बात किया जाए तो ये कॉर्नवालिस के समय में जोनाथन डंकन ने किया था 1791 में। कलकत्ता मदरसा का बात करें तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स 1780 में, ठीक है। कलकत्ता मदरसा 1780 में वारेन हेस्टिंग्स। और फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हो जाएगा 1800 में लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली ने। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का वेलेजली के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? तो यह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए किया था, ठीक है। यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था ताकि यहाँ पे रूल करना है तो यहाँ का भाषा उनको जानना पड़े, ठीक है। इसलिए फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में वेलेजली करता है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना जो है वो 10 जून को है, तो ये डेट गलत है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर देखिए जस्ट दिया हुआ था 10 जुलाई को है, ना कि 10 जून को है, ठीक है। इसलिए गलत हो जाएगा 10 जुलाई को। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, तो बिल्कुल यह कथन करेक्ट है। किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत किए थे मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी थे और देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल के अध्यापक और बाद में व्यवसाय से वकील रहे थे। स्टार्टिंग में जो थे ना मदन मोहन मालवीय वो एक स्कूल का अध्यापक थे और बाद में व्यवसाय से उनका जो व्यवसाय हो गया वो वकील हो गया, ठीक है। बाद में वकील बन गए, उसके पहले वो टीचर थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास और किसने किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास कौन किया था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग। बीचू 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है आपको बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। इसकी स्थापना श्री महामना मदन मोहन मालवीय की जाता है 1916 में, जो पहले एक टीचर थे और बाद में जाकर के वकील हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये जो चैप्टर था हम लोग का ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग ख़त्म करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारत में किस तरह से प्रेस पर प्रतिबंध लगा, कौन कौन से उसके लिए एक्ट आए और किस प्रकार से ख़त्म हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिएगा।